सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी सारे इसके अंदर से पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ECT is the induction of grand mal seizures by placing electrodes on bitemporal region by flowing electric current। यानी इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं बाई टेम्पोरल रीजन पे और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, जिससे कि क्या उत्पन्न होते हैं, सीजर्स। अब सीजर्स कौन से उत्पन्न होते हैं? ग्रांड मल सीजर यानी कि टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। टॉनिक क्लोनिक की मतलब, टॉनिक का मतलब स्टिफनिंग यानी मसल्स की स्टिफनिंग होती है, क्लोनिक यानी जर्किंग मूवमेंट। तो मसल्स की स्टिफनिंग और जर्किंग मूवमेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले ईसीटी को ह्यूगो सेरलेटी और लूसियो बिनी ने 1938 में डिस्कवर किया था। उन्होंने उनका क्लाइंट था एनरिको एक्स। उस पर उन्होंने 11 अप्रैल 1938 को एक ईसीटी का प्रयोग किया था और ये उनका प्रयोग सक्सेस रहा था और उन्होंने ईसीटी की खोज की। ये ईसीटी दो तरीके से दी जा सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ईसीटी आजकल चलन में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इंडियन मेंटल हेल्थ बिल पास हुआ था 7 अप्रैल 2017 को संसद में। उसके बाद से डायरेक्ट ईसीटी हॉस्पिटल्स में यूज नहीं की जाती है, इनडायरेक्ट ईसीटी ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन इसके लिए ज़रूरी होती है। तो प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो एक प्रोसीजर है, इसके अंदर एनबीएम, जैसे अदर ऑपरेशंस में एनबीएम करते हैं, नॉट बाय माउथ, इसमें भी एनबीएम रखा जाता है। कम से कम 4 से 6 घंटे एनबीएम रखा जाता है ताकि एस्पिरेशन के चांसेस को कम किया जा सके। इसके साथ साथ लिथियम और बारबिट्रेट अगर ले रहा है क्लाइंट आपका, तो उसको 24 घंटे पहले लिथियम और बारबिट्रेट का उपयोग करना स्टॉप करना होगा। लिथियम क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जब दी जाती है तो इलेक्ट्रोड को प्लेस करके, तो जो सीजर्स उत्पन्न होते हैं तो सीजर्स के थ्रेशोल्ड को लिथियम कम कर देता है। उसके साथ साथ जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है वो सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। हेयर ऑयल, नेल पेंट, ऑर्नामेंट्स को रिमूव करना होता है, कंसेंट लेना ज़रूरी होता है और बोवेल और ब्लेडर को भी एम्प्टी करना होता है। तो ये सारी प्रिपरेशंस हमें प्रोसीजर से पहले करनी होती है। अब बात करें इसकी कि कितना वोल्टेज दिया जाएगा, कितना करंट फ्लो होगा, क्या टाइमिंग और क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो वोल्टेज इसका 70 to 130 वोल्ट की 200 से 1600 मिली एम्पियर की करंट दी जाती है। टाइम ड्यूरेशन आधा से 1 सेकेंड रहता है और हफ्ते में 3 बार ये दी जा सकती है। फ्रिक्वेंसी मेनली ट्रीटमेंट करने के लिए 6 to 12 इन क्वांटिटी इसकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है और मैक्सिमम इसको 25 टाइम्स दिया जा सकता है। ईसीटी मेनली सुसाइडल आइडिएशन या अटेम्प्ट कोई कर रहा है या सीवियर डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन जो कि साइकोसिस की वजह से हो रहा है, या सीजोफ्रेनिया है। सीजोफ्रेनिया में भी मेनली सिंपल और हेवेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया को छोड़कर बाकी सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इसको काम में लिया जाता है। मेनिया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये सारे इंडिकेशंस है। मेन इंडिकेशन इसका होता है सुसाइडल आइडिएशन और अटेम्प्ट, और दूसरा मेजर डिप्रेशन। ये दो केसेज में सबसे ज़्यादा ईसीटी दी जाती है। सीजोफ्रेनिया में सिंपल और हेवेफ्रेनिक के अंदर ये इफ़ेक्टिव नहीं होती है। मेनिया के केसेज में भी थोड़ा थोड़ा ईसीटी दी जाती है। अब बात करें इसके प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में सबसे पहले एनबीएम रखना होता है। एनबीएम रखते हैं, फिर उसको एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट किस लिए दिया जाता है? ताकि सिक्रेशंस को कम किया जा सके, जिससे कि एस्पिरेशन की रिस्क को कम किया जा सके। तो इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि एट्रोपिन सल्फेट क्यों दिया जाता है। तो एट्रोपिन सल्फेट सिक्रेशंस को कम करने के लिए दिया जाता है ताकि एस्पिरेशन नहीं हो। एनेस्थेसिया भी दिया जाता है ताकि उसकी एंजाइटी को कम किया जा सके। इसके लिए सोडियम पेंटाथोल या प्रोपोफोल या थियोपेंटल सोडियम या मेथोहेक्सियल, ये चारों में से कोई भी एक एनेस्थेसिया दिया जा सकता है। मसल रिलैक्सेंट के रूप में सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है ताकि रिस्क ऑफ मूवमेंट्स, अगर जर्किंग और मूवमेंट्स होते हैं तो उस टाइम पे फ्रैक्चर की रिस्क को
कम किया जा सके। सक्सिनाइल कोलिन का सबसे पहले उपयोग 1950 के अंदर किया गया था ईसीटी के अंदर। उससे पहले जो ईसीटी दी जा रही थी उसमें ओनली एट्रोपिन सल्फेट दिया जा रहा था, सक्सिनाइल कोलिन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। 1950 के अंदर सबसे पहले सक्सिनाइल कोलिन का उपयोग किया गया। उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ताकि ब्रेन के अंदर की हाइपोक्सिया को कम किया जा सके, क्योंकि हम सीजर्स उत्पन्न करते हैं, सीजर्स की वजह से ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ऑक्सीजन दी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ताकि उसकी वजह से हाइपोक्सिया नहीं हो ब्रेन में और रेट्रोग्रेड एमनेसिया की रिस्क को रोका जा सके। ईसीटी के अंदर रेट्रोग्रेड एमनेसिया एक कॉम्प्लिकेशन होता है। जो क्लाइंट होता है, व्यक्ति होता है, उसको जब प्रोसीजर के टाइम की मेमोरी है उससे थोड़े समय पहले की मेमोरी वो भूल जाता है, तो इसे रेट्रोग्रेड एमनेसिया कहा जाता है। इसके साथ साथ सक्सिनाइल कोलिन के इफेक्ट को ज़्यादा आगे तक पल्मोनरी मसल्स तक रेस्पिरेटरी मसल्स तक ये नहीं पहुंच पाए, इसलिए एक बीपी कप आर्म में बांध दिया जाता है ताकि मसल रिलैक्सेंट के सर्कुलेशन को रोका जा सके, ताकि रेस्पिरेटरी मसल्स का सप्रेशन नहीं हो। अब बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस मेनली इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन जितने भी न्यूरोलॉजिकल, पल्मोनरी या कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं या कोई बीमारियाँ होती है कार्डियोवास्कुलर से, उन केसेज में थोड़ा ध्यान रखा जाता है। लेकिन दो तरीके के कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में मतलब अगर ये कंडीशन आती है तो ईसीटी नहीं की जाएगी, एनी कंडीशन पे नहीं की जाएगी। इसमें सबसे पहला इंक्रीज्ड आईसीपी, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से ईसीटी उस क्लाइंट को ईसीटी नहीं देंगे। ब्रेन ट्यूमर है उस केस में भी ईसीटी नहीं दी जाती है। आर्टिफिशियल पेसमेकर लग रहा है या कोई मैकेनिकल इम्प्लांट लग रहा है बॉडी में, तो उस केस में भी हम ईसीटी नहीं देंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल या पल्मोनरी डिसऑर्डर कुछ है, जैसे कि रिसेंट अभी एमआई है, माइकोडियल इन्फेक्शन हुआ है या स्ट्रोक का अटैक हुआ है या एपिलेप्सी है। ऐसे केसेज में अगर डॉक्टर को लगता है, फिजिशियन को लगता है कि ईसीटी देना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, अदर मेथड जैसे साइकोथेरेपी या साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, उनसे काम चल सकता है तो उनसे काम चलाएंगे। अगर उनसे काम नहीं चलता है तो उस केस में हम ईसीटी उसको दे सकते हैं। एक एज बिलो 14 ईयर्स, अगर छोटा बच्चा 14 साल से कम के बच्चे, उनमें भी ईसीटी नहीं दी जाती है। अगर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें, साइड इफ़ेक्ट और कॉम्प्लिकेशन आजकल एडवांस में ईसीटी होती है, तो एडवांस टेक्निक्स की वजह से साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सक्सिनाइल कोलिन 1950 में यूज होने लगा, उससे पहले साइड इफ़ेक्ट्स में फ्रैक्चर की चांसेस बढ़ जाते थे, तो फ्रैक्चर के चांसेस भी सक्सिनाइल कोलिन के लगने से कम हो गए हैं। फिर भी थोड़ा बहुत एमनेसिया और कन्फ्यूजन होता है पोस्ट प्रोसीजर, वो 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। तो अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया यानी कि उसको बिफोर द प्रोसीजर और ड्यूरिंग प्रोसीजर की कुछ समय की मेमोरी वो भूल जाता है। कन्फ्यूजन, उसको पोस्ट प्रोसीजर थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन हम उसको 10 से 15 मिनट बाद उसको ओरिएंट करेंगे उसके एनवायरनमेंट में, तो वो कन्फ्यूजन उसका ठीक हो जाएगा। फ्रैक्चर या डिसलोकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर होता है तो जो शोल्डर या वर्टिब्री L3 L4 वर्टिब्री का फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। यूनिलेटरल और बायलेटरल, ये एज पर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, हम जब ईसीटी दे रहे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन के अंदर जा रही है, तो उसके लिए दो तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स है वो नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन में प्लेस किए जाते हैं और टेम्पोरोपेराइटल या फ्रंटोफ्रंटल या फ्रंटोपेराइटल, ये 3 रीजन्स में हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं। ये लेस इफेक्टिव होती है और इससे एमनेसिया और कन्फ्यूजन के रिस्क भी कम रहती है। बायलेटरल ईसीटी सबसे ज़्यादा कॉमन बायलेटरल ईसीटी होती है,
सबसे कॉमन और सबसे इफ़ेक्टिव होती है। ज़्यादातर यही यूज की जाती है। इसमें इलेक्ट्रोड्स बाई टेम्पोरल रीजन पर प्लेस किए जाते हैं। अब बात करें हम पोस्ट प्रोसीजर केयर की, तो पोस्ट प्रोसीजर केयर में पोजीशन इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द प्रोसीजर उसका एनेस्थीसिया लगा है तो थोड़ा कॉन्शियसनेस डिसोरिएंटेड होता है थोड़ा, तो उस टाइम पे उसको पोजीशन देते हैं साइड लाइन, ताकि एस्पिरेशन के चांसेस को कम किया जा सकता है। उसके सीक्रेशन जो भी आ रहे हैं उनको कपड़े से वाइप किया जाए और उसको रीओरिएंट किया जाता है एनवायरनमेंट से, ताकि उस कुछ समय के लिए उसको कन्फ्यूजन और एमनेसिया रहता है तो उसको रीओरिएंटेड किया जाता है कि आपका ईसीटी हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।